नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच की जो स्थिति है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण बनी हुई है और इस तनावपूर्ण स्थिति में एक प्रश्न देश दुनिया के सामने उभर कर आ चुका है और वो प्रश्न है कि क्या भारत के निशाने पर थे पाकिस्तान के परमाणु हथियार। ये प्रश्न इस समय सबके सामने है और इसके आने के पीछे कारण भी कुछ मजबूत आधार बने हुए हैं और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। बात करेंगे क्या ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के परमाणु जो हथियार हैं उनको समाप्त करना चाहता था भारत, और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम बिंदु हैं उन पर बात करेंगे। जैसे कि इस पूरे मामले में जो अमेरिका है, अमेरिका की जो मध्यस्थता देखने को मिली है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। आखिर अमेरिका ने इस पूरे मामले में मध्यस्थता क्यों की, इसके पीछे क्या अमेरिका का अपना कोई हित है या फिर कोई और बात है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और फिर देखेंगे कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में अगर कोई ऐसी स्थिति आती कि परमाणु वार होने की स्थिति बन जाती, तो इस तरह के अगर परमाणु युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में होते तो इसके क्या परिणाम होते। चाहे परिणाम की बात करें तो हम आम जनमानस यानी मानव पर पड़ने वाले प्रभावों की बात करें या पर्यावरण के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों की बात करें या आर्थिक स्तर पे देखें तो क्या प्रभाव हो सकते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। और फिर देख लेंगे कि भारत के पास कितने परमाणु हथियार है या दुनिया में देखें तो परमाणु संपन्न कौन से देश हैं। इसके अलावा इससे जुड़े हुए विभिन्न जो बातें हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस मुद्दे को विस्तार से हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के क्या निशाने पर वाकई में पाकिस्तान के परमाणु हथियार थे, इसके पीछे क्या वाकई सच्चाई क्या है, उसकी जांच पड़ताल करेंगे। देखिए तो ये पूरा मामला खास तौर पे देखें तो न्यूयॉर्क जो टाइम्स है इसकी रिपोर्ट में देखने को मिला और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो चिंता थी उसकी परमाणु जो कमांड अथॉरिटी है उस पर संभावित भारतीय हमले की थी। और ये चिंता सामान्य चिंता नहीं थी, पाकिस्तान को ये भी आशंका था क्योंकि यहाँ पर जो पाक है ये पूरी तरह से चिंतित था कि क्या अगर इंडिया के तरफ से इस तरह का कोई हमला होता है और वो जो हमला हुआ उसके पीछे पाकिस्तान ने ये आशंका जताई कि भारत पाकिस्तान की जो परमाणु क्षमता है उसको नष्ट करना चाहता है और परमाणु क्षमता को निष्क्रिय करने के कारण ही भारत ने सीधे पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। ये आशंका उस समय और भी मजबूत बन गई और भी कहे तो गहरी हो गई जब भारत ने रावलपिंडी स्थित जो नूर खान एयरबेस है वहां पर क्या कर दिया कि वहां पर अटैक कर दिया। और तब ये कहा जाने लगा कि भारत सामान्य तौर पे देखे तो यहाँ पर पाकिस्तान को सिर्फ डराना या कहें तो उसकी औकात दिखाना तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत पाकिस्तान की जो परमाणु क्षमता है उसे पूरी तरह से निष्क्रिय करना चाहता है। और इसी कारण से रावलपिंडी स्थित जो नूर खान एयरबेस है वहां पर रणनीतिक रूप से सबसे बेहद महत्वपूर्ण जो पाकिस्तान का अहम स्थान माना जाता है नूर खान एयरबेस, यहां पर भारत ने सीधे मिसाइल से अटैक किया था। और नूर खान एयरबेस जहां हमला हुआ, पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं उनकी निगरानी करने वाला जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन है उसके मुख्यालय के बेहद ये करीब माना जाता है। इसी कारण से ये सबसे सेंसिटिव स्थान माना जा रहा था पाकिस्तान का और यहां पर भारत के द्वारा सीधे मिसाइल से अटैक किया गया। भारत ने पाकिस्तान के इस एयरबेस पर सीधे अटैक किया और इसके अलावा देखें तो यहां पर कई सारे जो प्लेसेस थे जो खास तौर पे परमाणु के संदर्भ में, परमाणु हथियारों के संदर्भ में या परमाणु तंत्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण थे, वहां पर भी भारत ने मिसाइल के द्वारा अटैक किया। जैसे बात करें सरगोदा जो एयरबेस है वहां पर भी खास तौर पर देखिए यहां पर कई सारे आप प्लेसेस दे सकते हैं जहां पर सीधे भारत के द्वारा क्या किया गया, मिसाइल से अटैक किया गया। यहां पर जो सरगोदा एयरबेस है इसके पास जो किरना हिल्स है वहां पर भी अटैक भारत के द्वारा किया गया। ये क्यों महत्वपूर्ण हो जा रहा है, यहां पर अगर हम किरना हिल्स की बात करें जो यहां
यहाँ पर किरना हिल्स है जहाँ पर भारत के द्वारा अटैक किया गया। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान के कई सारे जो परमाणु हथियार है वो यहाँ पर छिपाए गए हैं। इस कारण से ये सारे जो क्षेत्र हैं ये काफी संवेदनशील क्षेत्र थे और इनको टारगेट किया गया भारत के द्वारा। और यहाँ पर जो किरना हिल्स है इसकी जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं, उन हथियारों में से कुछ जो महत्वपूर्ण परमाणु हथियार हैं उनको पाकिस्तान ने इस हिल्स में स्टोर किया है। और ऐसे में भारत के द्वारा इस इलाके पर, इस पूरे क्षेत्र में हमले किए जाने के बाद पाकिस्तान की जो आशंका हुई कि अगला जो हमला है उसके परमाणु नियंत्रण तंत्र को निशाना बनाया जा सकता है भारत के द्वारा। और इस तरह से कई सारे जो अटैक किए गए भारत के द्वारा वो काफी महत्वपूर्ण हो गए। और जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण जो एयर बेस थे जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे और उसमें भी खास तौर पे परमाणु जो हथियार हैं उनके संचालन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, उन सभी ठिकानों को भारत के द्वारा नष्ट करने की कोशिश की गई। और ये भारत के द्वारा ऐसे नहीं कि ये पूरी तरह से सोची समझी एक रणनीति के तहत किया गया कि ऐसे जो स्थान है, ऐसे जो तंत्र है जो पाकिस्तान में संचालित हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा ऐसे सभी जो लक्षित क्षेत्र थे, जो टारगेटेड प्लेस थे, उन पर अटैक किए गए। और इसी कारण से अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि भारत ने निश्चित तौर पे पाकिस्तान का जो परमाणु तंत्र है उसे कहीं ना कहीं निष्क्रिय करने का प्रयास किया था, ये स्पष्ट हो गया। अब इस पूरे मामले में देखें तो अमेरिका ने क्यों की इस पूरे मसले में मध्यस्थता, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहा है कि आखिर इस पूरे मसले में क्यों। पहले देखें तो अमेरिका पूरी तरह से तटस्थ था, कहीं से भी इस मामले पर देखें तो वो एंट्री नहीं कर रहा था और बल्कि देखें तो एक तरह से भारत के पक्ष में खड़ा था और पूरी तरह से उसने भारत को आश्वासित किया था कि किसी भी आतंकवादी जो गतिविधि है उसको समाप्त करने में देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के साथ अमेरिका पूरी तरह से खड़ा है। लेकिन इस पूरे मामले में जो अमेरिका की एंट्री हुई वो क्यों हुई वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए इसके पीछे अगर कारणों की बात करें तो जो यहाँ पर नूर खान एयरबेस है इस पर भारत के द्वारा जो मिसाइल अटैक किया गया, ये जो हमला है, ये जो हमले की खबर थी, इस खबर से अमेरिका भी परेशान हो गया। और न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कहना है कि अमेरिका में एक तरह से हड़कंप मच गया। एक समय अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं वहां के डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो सरकार है इस पूरे विवाद में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, लेकिन परमाणु युद्ध होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारत के द्वारा जो अटैक किया गया वो पूरी तरह से टारगेटेड था पाकिस्तान के जो एटॉमिक वेपन्स हैं उनको नष्ट करने के दृष्टिकोण से। तो इस कारण से एक तरह से अमेरिका को ये कह सकते हैं कि आशंका हो गई कि कहीं इस अटैक से पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई एटॉमिक वार ना हो जाए। और इसी कारण से वो सक्रिय रूप से क्या हुआ, इस मामले में मध्यस्थता करने के लिए उतर गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि भारत सीधे पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार है, जो परमाणु हथियार से जुड़े हुए जो स्थल है, जो तंत्र है, उनके ऊपर सीधे अटैक कर रहा था। और इसी कारण से अमेरिका की इस पूरे मामले में एंट्री हुई, मध्यस्थता अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच में की। पाकिस्तान ने भी इस हमले के बाद देखें, जैसे ही नूर खान एयरबेस पे भारत के द्वारा जब मिसाइल अटैक किया गया तो डर कर जो पाकिस्तान है वो कहां पहुंच गया, फिर वो अमेरिका की शरण में पहुंच गया और सीधे डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क किया। पाकिस्तान के प्रमुख और वहां के जो सेना प्रमुख आसिम मुनीर हैं, वहां के देखें जो खासतौर पे जो अमेरिकी विदेश मंत्री थे मार्को, उनसे संपर्क किया गया। पाकिस्तानी जो सेना प्रमुख आसिम मुनीर थे और उनके बीच में जो बातचीत हुई, एक तरह से जो कन्वर्सेशन हुआ, उस कारण से देखें तो जो सीज फायर की एक तरह से जो शुरुआत हुई वहीं से इसकी पटकथा लिखी गई। और एक तरह से देखें जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो एक तरह से देखें तो जो सीज फायर
फायर की स्थिति देखने को मिली है, उसका जो पहला कदम है वो यहीं से शुरू हुआ था। 10 मई को देखें तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर की क्या की, अनाउंसमेंट की, घोषणा कर दी, जिसे दोनों देशों ने एक तरह से एक्सेप्ट किया। इस कारण से देखें तो इस तरह का पूरा मामला हमें यहाँ पर देखने को मिला। यही नहीं, अगर अमेरिकी हस्तक्षेप की बात करें तो जो फ्लाइट रडार है उसके मुताबिक अमेरिका के जो ऊर्जा विभाग है उसका एक जो विमान है वो रविवार को कहां पहुंचा है, वो पाकिस्तान आया है। अब क्यों आया है तो इसके पीछे देखिए, इस विमान का जो नंबर है वो भी यहां पर दिया गया है, कॉल जो साइन है वो भी दिया गया है, और अमेरिका का जो ऊर्जा विभाग है, जो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है, उसके जो विमान है वो पाकिस्तान में आए हैं। और इसकी जो वजह है, इसका जो रीजन है वो ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो एटॉमिक वेपन्स है, जो परमाणु हथियार हैं, वो कितना सुरक्षित हैं, वो कहां पर हैं, उनकी संख्या क्या है, वो किस स्थिति में है, कहीं वो आतंकवादियों की पहुंच तक तो नहीं है। इस पर कहीं न कहीं जांच के लिए जो अमेरिका है वो अपने अधिकारियों को पाकिस्तान भेजा है, ताकि परमाणु जो हथियार है उनकी जो वास्तविक स्थिति है, उनकी जो सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित किया जा सके। इसी कारण से जो अमेरिकी विशेषज्ञ हैं उनको पाकिस्तान भेजा गया है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो ये पूरा मामला था जिसको हमने जाना समझा। इस मामले के अलावा देखें तो भारत पाकिस्तान के बीच में एक तरह से जो आशंका जताई गई, पूरे दुनिया में ये एक तरह से डर उत्पन्न हो गया, क्योंकि दोनों देश परमाणु हथियार संपन्न हैं, और चूंकि भारत के द्वारा सीधे पाकिस्तान के परमाणु हथियार वाले जो स्थल थे वहां पर अटैक किया जाना शुरू किया गया, तो इस कारण से देश दुनिया में ये आशंका जताई जाने लगी, कहीं अब दोनों देशों के बीच में परमाणु युद्ध होने वाला तो नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कोई वार होता है और वो जो वार है, जो युद्ध है, वो परमाणु हथियार तक पहुंचता है, तो क्या स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी भारत पाकिस्तान का जो परमाणु युद्ध है उसकी अगर हम कल्पना करें तो वो क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध की हम कल्पना करते हैं कि अगर युद्ध होता है तो वो काफी गंभीर होगा, विनाशकारी होगा, और यदि ऐसा भविष्य में होता है तो इससे न केवल साउथ एशिया प्रभावित होगा, बल्कि इसका जो प्रभाव है वो पूरे दुनिया में भयावह स्तर पे देखने को मिलेगा। दोनों देशों के पास देखें तो काफ़ी संख्या में इस समय परमाणु हथियार हैं। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं इस पर अभी भी संदेह जताया जाता है, लेकिन फिर भी बात करें तो दोनों देश परमाणु संपन्न हैं। इस कारण से अगर हथियारों की क्षमता देखें तो इस हथियारों की क्षमता के आधार पर अगर कोई युद्ध होता है तो उस युद्ध में लगभग 12 करोड़ से अधिक लोगों के हताहत होने की बात कही जाती है, क्योंकि अभी तक ये जो परमाणु हथियार है ये कहें तो ये आंकड़ों में है, इससे इसकी संख्या और अधिक हो सकती है। इसी से इस परमाणु युद्ध की जो विनाश लीला हो सकती है उसकी आप कह सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। भारत और जो पाकिस्तान है, इनके जो प्रमुख शहर हैं वो क्या हो सकते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर दोनों देशों के बीच में परमाणु युद्ध होता है। और इसके अलावा देखें तो सभी जो बुनियादी ढांचा है दोनों देशों के बीच, खासतौर पे देखें क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा देश है और उतना विकसित नहीं है जितना कि भारत है, तो सबसे अधिक जो प्रभाव होगा, पाकिस्तान तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत के जितनी बुनियादी ढांचाएं हैं वो बुरी तरह से प्रभावित होंगी। स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, ऊर्जा, वित्तीय क्षेत्र, ये पूरी तरह से देखें तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन खास तौर पे देखें तो इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने से क्या होगा कि पूरे देश की जो एक विकास की धारा है वो रुक जाएगी, और इस परमाणु युद्ध से जो धुआं निकलेगा, जो आग होगा, जो आग के तूफान निकलेंगे, उसका जो प्रभाव है वो पूरे समूची जो जलवायु है उस पर देखने को मिलेगा। न ये केवल भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित करेगा बल्कि पूरा जो पृथ्वी ग्रह है उसको भी प्रभावित करेगा, जिससे संभावित रूप से देखें तो एक तरह से अकाल आने की भी कह सकते हैं कि आशंका देखने को
मिल सकती है। अरबों लोग इस तरह के परमाणु युद्ध अगर होते हैं दोनों देशों के बीच में तो वो प्रभावित हो सकते हैं। तो इस तरह की आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कोई भी परमाणु युद्ध होता है तो ये स्थिति देखने को मिल सकती है। कुछ महत्वपूर्ण अगर बात करें परिणामों की तो देखिए, परमाणु युद्ध अगर होते हैं तो उनके क्या परिणाम हो सकते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो एक एक करके हम बात कर लेंगे। जैसे मानव जीवन की बात करें तो मानव जीवन पर कौन से प्रभाव होंगे, तो लाखों लोग प्रभावित होंगे। जैसा कि हमने बात किया कि लगभग 350 संख्या बताई जा रही है दोनों देशों के पास जो एटॉमिक वेपन्स है, और इससे कहा जा रहा है कि लगभग 12 करोड़ लोगों की क्या होगी, इसमें मृत्यु होगी। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो हताहत होंगे, और घनी आबादी वाले जो क्षेत्र होंगे, खास तौर पे जो शहरी क्षेत्र होंगे, विकसित क्षेत्र होंगे, वो सबसे अधिक प्रभावित होंगे। जो यहाँ से विकिरण जनरेट होता है, जब भी एटॉमिक कह सकते हैं वेपन छोड़े जाते हैं तो जो रेडिएशन वहां से निकलता है, उस रेडिएशन के निकलने से कह सकते हैं कि करोड़ों लोग इससे प्रभावित होंगे। और इस कारण से देखें तो पूरी तरह से जो अस्पताल है, खाद्य आपूर्ति है, जलापूर्ति है, परिवहन है, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रभावित होगा। तो ये पहला प्रभाव देख सकते हैं। इसके अलावा देखें जो पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, जैसे देखें कि एक तरह से जो परमाणु सर्दी है, जो परमाणु कह सकते हैं कि वेपन्स जो एटॉमिक वार होते हैं, उस कारण से वायुमंडल में क्या है कि एक तरह से धुआं फैल जाता है। राख के कारण देखें तो जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या हो पाता है, वो पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाता। इस कारण से ये पूरा एक तरह से देखेंगे तो पूरा अंधेरा देखने को मिलेगा। जो टेम्परेचर है, जो वैश्विक तापमान है, वो गिर जाएगा, उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। जो वर्षा चक्र है, जो वर्षा का एक पूरा साइकिल है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। और इस कारण से देखें तो जो कृषि सेक्टर है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, वो प्रभावित होगा। और यही नहीं, जो ओजोन परत है उसके नष्ट होने से आप समझ सकते हैं कि जो विकिरण है, जो सौर विकिरण है, वो सीधे पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। और इसका जो प्रभाव होगा वो मानव स्वास्थ्य के ऊपर सबसे अधिक देखने को मिलेगा। मानव स्वास्थ्य नहीं बल्कि जीव जंतुओं के ऊपर भी इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ये हमने दो प्रभाव देख लिए, पहला मानव के ऊपर, दूसरा पर्यावरण के ऊपर। तीसरी देखिए बात करते हैं आर्थिक प्रभाव क्या होगा इस तरह के जो भी परमाणु युद्ध होते हैं। तो देखिए भारत पाकिस्तान की बात करते हैं तो दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था है ये पूरी तरह से क्या हो जाएगी, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वैश्विक बाजारों में देखें तो अस्थिरता देखने को मिलेगा। जो ऑयल है, जो फूड सप्लाई है, ये पूरी तरह से बाधित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, इन्वेस्टमेंट है, जो विकास है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। और यही नहीं होगा, राजनीतिक स्तर पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। दोनों देशों की जो सरकारें हैं वो संभवतः एक तरह से देखें तो गिर सकती हैं, मार्शल लॉ लागू हो सकता है। तो दोनों देशों में एक तरह से आपात स्थिति देखने को मिल सकती है। जो वैश्विक हस्तक्षेप है वो बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा कि अभी देखने को इनडायरेक्टली मिल रहा है कि अमेरिका का जो हस्तक्षेप है इस मामले में देखने को मिला है। तो इस तरह के जो हस्तक्षेप है वो बढ़ेंगे। जैसे कि जो बड़े पावर है, सुपर जो पावर है, जैसे अमेरिका है, रूस है, चीन है, तो इनकी जो मध्यस्थता है, इनकी जो कह सकते हैं कि एक तरह से हस्तक्षेप करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और इस कारण से देखें तो जो प्रभुत्व संपन्न होने की जो बात कही जाती है कि अपनी बात हम खुद रखेंगे, वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाएगी। और जो परमाणु अप्रसार संधि है उस पर अब फिर से नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें देखने को मिल सकती है, यानी अगर परमाणु युद्ध होता है। इसके अलावा देखिए विश्व में जो परमाणु हथियार संपन्न देश है, अगर इसकी चर्चा करें तो स्टॉकहोम जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी माने तो रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास आधिकारिक तौर पे, ऑफिशियल तौर पे अगर आप देखेंगे तो जो एटॉमिक वेपन है वो उपलब्ध है। हो सकता है कि और भी कई सारे देश हैं जो चुपके से अपने यहाँ परमाणु जो हथियार हैं वो विकसित कर लिए हों, लेकिन ऑफिशियल या कहें तो सार्वजनिक तौर पे इसका पता नहीं है। बाकी अगर वर्ल्ड न्यूक्लियर जो फोर्स है 2024 का जो डेटा आया है, इसमें अगर देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट
इस पूरे कह सकते हैं कि परमाणु हथियार रखने के संदर्भ में पहले नंबर पे है। उसके बाद नाम आता है रसिया का, फिर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना और फिर आता है नाम आपका इंडिया का। तो इस तरह से आप इनके डेटा भी देख सकते हैं कि डिप्लॉयड जो वारहेड है वो कितने इनके पास है, जो स्टोर्ड वारहेड है वो कितने हैं, मिलिट्री जो स्टॉक पाइल्स है वो कितने हैं, रिटायर्ड जो वारहेड है वो कितने हैं। तो इनके जो डेटा है ये सबसे खतरनाक है और यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर परमाणु युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में होता है तो उससे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसी कारण से कहीं ना कहीं इस मामले में जो अमेरिका है इसकी मध्यस्थता देखने को मिली है। भारत के पास अगर परमाणु हथियारों का एक संक्षिप्त अगर हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 18 मई 1974 को भारत का जो पहला परमाणु जो परीक्षण हुआ है, यानी कि भारत ने अपना पहला एटॉमिक जो टेस्ट किया था वो 18 मई 1974 को किया था। वर्ष 1998 में देखें तो जो पोखरण परीक्षण है इसका ऑपरेशन जो शक्ति है उसको संपन्न किया गया भारत के द्वारा। उसके बाद वर्ष 2003 महत्वपूर्ण हो जाता है जब भारत का परमाणु सिद्धांत कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया, जिसमें कहा गया कि नो फर्स्ट यूज नीति, यानी कि हम किसी भी मामले में पहले परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे जब तक कि हमारे ऊपर कोई परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं कर देता। इसके बाद देखें तो भारत के पास अभी भी लगभग 172 जो एटॉमिक वेपन्स हैं वो आधिकारिक तौर पे डेटा मौजूद है। ये हो सकता है कि भारत के पास इससे अधिक भी परमाणु हथियार हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी देश होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अंतर्गत अपने सही डेटे को सार्वजनिक नहीं करते हैं। भारत के पास देखें तो जमीनी, हवा और समुद्र से परमाणु लॉन्च करने की जो क्षमता है उस परमाणु ट्रायड जो क्षमता है उसका विकास कर लिया गया है। तो इस पूरे मामले को हमने जाना समझा, इसके बारे में हमने देखा कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्यों ये आशंका जताई जा रही है पाकिस्तान के द्वारा कि जो भारत के द्वारा सीधे मिसाइल का जो अटैक किया गया वो इस कारण से किया गया कि वो भारत पाकिस्तान का जो परमाणु तंत्र है उसको निष्क्रिय करना चाहता था। और इसी मामले में जो अमेरिका है उसकी जो एंट्री हुई उसके बारे में डिटेल से हमने देखा कि आखिर अमेरिका की जो मध्यस्थता है इस मामले में क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या है। और अगर अमेरिका का जो ये एंट्री हुई इसके पीछे जो कारण है, अगर ये कारण सही है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर परमाणु युद्ध होता है तो उसके कौन कौन से प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, तो इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की। अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे शॉर्ट में कि परमाणु जो हथियार हैं, जो एटॉमिक वेपन्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो परमाणु हथियार है, जो एटॉमिक वेपन्स होते हैं, ये बड़े स्तर पे लार्ज स्केल पे देखें तो एक तरह से विनाश के ये हथियार होते हैं। ये सामान्य प्रभाव नहीं जनरेट करते बल्कि इनका जो प्रभाव होता है बड़े स्तर पे होता है। और ये जो हथियार हैं ये न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो परमाणु हथियार होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, 2 आधार होते हैं। अगर पहले हथियार की बात करें तो उसे परमाणु हम बम कहते हैं, एटॉमिक बम कहते हैं जो परमाणु हथियार है। दूसरा जो है वो हाइड्रोजन बम है। अब इनमें अंतर क्या है, तो देखिए, न्यूक्लियर फिजन जो होता है, जो परमाणु विखंडन होता है, उससे जो विस्फोटक करने वाला जो हथियार होता है उसी को हम परमाणु बम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अंतर देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन विखंडन, जबकि हाइड्रोजन बम में क्या होता है कि न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है, जो परमाणु संलयन होता है, उस प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। और अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो पहला जो परमाणु बम है ये 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। तो ये पहला कह सकते हैं कि एक तरह से परमाणु अटैक का उदाहरण है और उसके जो परिणाम हुए थे काफ़ी कह सकते हैं कि बुरे देखने को मिले थे। और एक तरह से देखें तो ये देश दुनिया के सामने एक उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं कि अगर भविष्य में इस तरह के किसी भी परमाणु हथियार का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसका जो परिणाम होगा काफ़ी वैश्विक स्तर पे देखने को मिलेगा, जो सामान्य नहीं होगा। दूसरा जो परमाणु बम है वो 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी जो शहर है वहाँ पर किया गया था। और ये कहा जाता है कि आज तक आप समझ सकते हैं कि
ये अटैक 1945 में हुआ था, लेकिन इस अटैक के जो प्रभाव हैं वो अब तक देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह के इन दोनों जो परमाणु बम है, इनका जो इस्तेमाल है उस समय अमेरिका ने किया था और दूसरे वर्ल्ड वार में किया था, लेकिन उसके बाद देखें तो सामान्य तौर पे ऐसी स्थिति कहीं देखने को नहीं मिली है। अब शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो परमाणु बम होते हैं, जो एटॉमिक बम होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। तो देख ले, न्यूक्लियर फिजन की जो प्रक्रिया है, जो परमाणु विखंडन की जो प्रक्रिया है, जो कह सकते हैं न्यूक्लियर होते हैं, उसमें जो फिजन होता है, उसके द्वारा बड़े परमाणु के जो न्यूक्लियस हैं वो क्या होते हैं, उनके टूटने से बड़ी मात्रा में जो ऊर्जा है वो क्या होती है, वो रिलीज होती है, वो उत्पन्न होती है। और परमाणु को तोड़ने के लिए उस पर क्या किया जाता है कि जो न्यूट्रॉन है उनकी बौछार की जाती है, उनको वहाँ पर अटैक किया जाता है और एब्जॉर्ब जो न्यूट्रॉन है उसका डीफॉर्मेशन ये बनाते हैं और उसके बाद जो न्यूक्लियस है वो टूटकर एनर्जी और न्यूट्रॉन रिलीज करते हैं। और यहीं पर देखिए बड़ी मात्रा में जो ऊर्जा है वो रिलीज होती है और इसी कारण से इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। बाकी बचे जो पदार्थ होते हैं जैसे जिरकोनियम है, जेनान है, ये स्टेबल होते हैं और जो रेडियो एक्टिवली क्षय है वो होने लगते हैं। रिलीज हुए जो न्यूट्रॉन है इसी प्रक्रिया को भारी न्यूक्लियस के साथ क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं और ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। परमाणु बम में देखें तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसका ही इस्तेमाल होता है और इससे इस प्रक्रिया का जो चेन रिएक्शन है, एक तरह से ये सप्लाई जो होती रहती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे असीमित जो एनर्जी है, जो न्यूट्रॉन्स है वो रिलीज होते हैं और इसी कारण से देखें तो इसका जो प्रभाव है वो लंबे समय तक देखने को मिलता है। कैसे तबाही मचाते हैं परमाणु हथियार, तो देखिए परमाणु बम से निकलने वाला जो आग का गोला है, जो धुआं है, ये क्या करता है कि जैसे इमारतें हैं, अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लोग हैं, उनको पूरी तरह से क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जो ब्लास्ट वेव बनता है, आप देख सकते हैं एक तरह से एक वेव बनता है, ये मौत या इस कारण से देखें तो बड़ी संख्या में जो मानव जीवन है, जो जीव है, जो पर्यावरण है, वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, देखिए जो रेडिएशन है, जो विकिरण है, ये शरीर की जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनको ये डैमेज करती हैं, उनको क्षतिग्रस्त करती हैं और रेडिएशन से जुड़ी हुई जो विभिन्न घातक बीमारियां हैं वो इससे उत्पन्न होती है। यही नहीं, इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक पल्स है, इस कारण से देखें तो धमाके के कई किलोमीटर के दायरे में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचता है और रेडियो एक्टिव जो बारिश है उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव जो डस्ट है, जो धूल है और जो मलबे हैं, उसके धमाके के करीब देखें तो 15 मिनट बाद जमीन पर गिरते हैं और फिर क्या करते हैं कि इनके कारण बड़ी मात्रा में जो विभिन्न गंभीर जो बीमारियां हैं उनके उत्पन्न होने की जो संभावना है वो उत्पन्न हो जाती है। और इस कारण से मानव स्वास्थ्य के ऊपर, जीवों के ऊपर, जो विभिन्न वनस्पतियां हैं उनके ऊपर इसके काफ़ी घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का पूरा ये कह सकते हैं टॉपिक था जिसमें हमने बात किया कि क्या भारत के निशाने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार थे और इसकी जो चिंता है पाकिस्तान की कितनी सही थी। और इस पूरे मामले में देखें जो रावलपिंडी स्थित जो नूर खान एयरबेस है, वहाँ पर एक तरह से भारत के द्वारा जो सीधे मिसाइल अटैक किया गया, उस कारण से ये जो आशंका है वो काफ़ी मजबूत हुई और इस पूरे मामले में जो अमेरिका की मध्यस्थता हुई वो इसे और मजबूत आधार प्रदान की। इस कारण से इस पूरे मुद्दे पर हमने चर्चा की, इससे जुड़े हुए जितने भी पहलू थे उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात की। इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक प्रश्न देखते हैं, पोखरण परीक्षण कब हुआ था? वर्ष 1964 में, 1974 में, 1988 में या फिर 1998 में? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।